नमस्कार, होर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। धामी मंत्रिमंडल की बैठक है आज। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। वन, शिक्षा, कृषि विभाग समेत कई अन्य विभागों से भी आ सकते हैं प्रस्ताव। तो मानव वन्यजीव संघर्ष पर भी मुआवजा राशि बढ़ाने पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक है आज और मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक है और इस दौरान वन, शिक्षा और कृषि विभाग समेत कई अन्य विभागों से भी प्रस्ताव आ सकते हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष पर मुआवजा राशि बढ़ाने पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के प्रस्ताव इस कैबिनेट बैठक में आ सकते हैं? देखिए विशाल, जिस तरह से आज धामी कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक आज है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित होगी। तो शाम 4 बजे सचिवालय में बैठक के लिए सीएम और कैबिनेट मंत्री पहुंचेंगे। वहां पर जो है जो अपने विभागों के प्रस्ताव है उनको पेश करेंगे। उसके बाद उन पर चर्चा करने के बाद उनमें प्रस्ताव पास होंगे। जिस तरह से देखा जाए, वन विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग सहित अन्य कई विभागों से प्रस्ताव आने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। इसके चलते जो है मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर मुआवजा राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जो कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा, उसे पास किया जाएगा। घोषणा की गई थी कुछ दिनों पहले कि मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर के जो संघर्ष चल रहा है उसमें मुआवजा राशि बढ़ाई जाए। उसको लेकर के विभागीय तौर पर भी आदेश दिए थे और कहा गया था कि इसको प्रस्ताव को कैबिनेट में लाकर पास करने का काम किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर उसकी संभावनाएं जो है बनती हुई नजर आ रही है कि आज जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें जो है इस प्रस्ताव आ सकता है। जी, लेकिन जैसे ये भी कहा जा रहा था योगेश कि मानव वन्यजीव संघर्ष काफी बढ़ रहा है और ऐसे में पिछली बार भी घोषणा की गई थी कि मुआवजा मिलेगा। तो क्या उस प्रक्रिया में ही बदलाव भी संभव बताया जा रहा है कि उसी को बढ़ाया जा सकता है मुआवजा राशि को? देखिए बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले की अगर बात कर ले तो 6 लाख की मुआवजा राशि थी, उसके बाद उसको 10 करने की बात की गई थी और हाल ही में उसको 15 लाख तक जो है ले जाने की बात की गई है कि वो उसमें मुआवजा दिया जाए। और ऐसे में इस पहल को लेकर के ये भी अधिकारी को निर्देश दिए गए थे, इसका पूरा जो है तैयार किया जाए ताकि जो है इसको वन मंत्री जो है प्रस्ताव के तौर पर जो है कैबिनेट में रखे, उसको फिर वहां से पास करके जो है अमल में लाया जाए, ताकि जो वन्यजीव द्वारा संघर्ष की घटनाएं सामने आई है उसमें जो हताहत हुए हैं उनको भी धनराशि मुहैया कराई जा सके और इसके साथ ही जो इस दौरान जो है जिनकी मौत हुई है उनको भी जो धनराशि जो है उपलब्ध कराई जा सके। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने 15 दिवसीय पौराणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक उत्तरायणी कौतिक 2026 मेले में शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम का भव्य स्वागत भी किया गया। साथ ही कई कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दौरान दी। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने उत्तराखंड में पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े सरकार की ओर से किए गए कार्यों और विकास परियोजनाओं की भी जानकारी साझा की। इस प्रकार के आयोजन हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके द्वारा अपनी महान संस्कृति के बारे में वो जान सकते हैं, जान पाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल के संकल्प को धरातल पर उतारकर एक अद्भुत उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अपने अथक परिश्रम से इस विशाल मेले को सफल बनाने में जुटे पर्वतीय महापरिषद के अध्यक्ष जी को, गणेश जोशी जी का, जो मेरे को और उनके पूरे साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आज रक्षा मंत्री जी को भी इस कार्यक्रम में होना था, वो होते तो सच में और अच्छा होता, लेकिन वो फिर किसी कार्यक्रम में आएंगे। आज उनके ये समझ लीजिए कि उन्हीं के प्रतिनिधि के नाते या उनके रूप में ही हम लोग आपके बीच में आएंगे। किसी जी आए, मैं भी आया हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा भी, और गणेश जोशी जी की पूरी टीम का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि, और उनका मैं हृदय से सभी का अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने शानदार मेला यहाँ पर आयोजित किया है। उत्तर प्रदेश में रह रहे जो हजारों उत्तराखंडी, लाखों उत्तराखंडवासी, उनको एक सूत्र में जोड़कर उन्हें अपनी जड़ों से रोकने का काम हमारे पर्वतीय महापरिषद के माध्यम से होता है, जो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि में कहूँगा कि उनको एक मंच प्रदान करते हैं, उनको एक अवसर प्रदान करते हैं। तमाम प्रकार से ऐसे त्योहारों पर एक साथ आने का अवसर प्रदान करते हैं। और ये रजत जयंती का वर्ष वो इस बात का प्रमाण है
कि संस्था ने समाज सेवा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में विकास के रूप में जो एक पौधा लगाया था, एक बीज बोया था, उसने आज एक वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है और आने वाली पीढ़ी को ये अपनी छाया प्रदान करता रहेगा, कहीं ना कहीं उनको भी एक मंच देता रहेगा। भाइयों बहनों, मेरा लखनऊ से एक विशेष भावनात्मक संबंध रहा है और मैंने यही शिक्षा ग्रहण की है, बल्कि शिक्षा ही ग्रहण नहीं की बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य होते हैं उनको भी गहराई से मेरे को समझ आई तो इसी लखनऊ की भूमि से आई। और एक विद्यार्थी परिषद के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए मैंने जनसेवा को अपना ध्येय बनाया। भाइयों बहनों, लखनऊ ने मुझे सोचने की दिशा दी और संघर्ष करना सिखाया, जनसेवा का मार्ग सिखाया। तमाम प्रकार से जो चुनौतियां जीवन में आती हैं, उस चुनौतियों को कैसे उनका सामना करना है, कैसे उनमें संघर्ष करना है, कैसे उनमें रास्ता निकालना है, ये सारा का सारा जो भी एक अनुभव था वो युवावस्था के दौरान, छात्रों के बीच में काम करने के दौरान, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करने के दौरान मुझे इस लखनऊ की भूमि से ही प्राप्त हुआ। इसलिए उत्तरायणी जैसे सांस्कृतिक आयोजन में मेरा लखनऊ में आना मेरे लिए एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये अपनी छात्र जीवन की कर्मभूमि को नमन करने का भी एक अवसर है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, साथ ही अपनी आस्था और सभ्यता का लोहा भी पूरे विश्व में मनवा रहा है। चाहे ये आज प्रधानमंत्री जी के दृढ़ निश्चय का ही परिणाम है कि यहीं काशी में आज भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर बन गया, उज्जैन में महाकाल लोक बन गया और सैकड़ों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे अभियानों के माध्यम से देश की विविध संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर ही आज मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में काशी तमिल संगम, इसका एक बड़ा आयोजन हुआ। उत्तराखंड के भी हमने अपने अधिकारियों को वहाँ भेजा था और वो शानदार आयोजन था दक्षिण और उत्तर को मिलाने का। ऐसे अनेक प्रयास उत्तर के, हमारे पूर्वोत्तर के बच्चे वो उत्तराखंड भी आते हैं, उत्तर प्रदेश भी आते हैं, अन्य जो हमारे उत्तर के राज्य हैं, दक्षिण के राज्य हैं, उन राज्यों में जाते हैं, यहाँ के बच्चे उन राज्यों में जाते हैं। इस प्रकार का एक नया प्रयोग पूरे देश के अंदर हो रहा है। आज दुनिया भारत को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में ही नहीं देखती है, बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले राष्ट्र के रूप में भी देखती है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के अनुरूप हम उत्तराखंड में भी देवभूमि को विकास और विरासत से जोड़ते हुए दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं, यानी कि विकास भी हो और हमारी विरासत भी बनी रहे। जहाँ केदारनाथ धाम है, आप सबको पता है कि 2013 की आपदा में केदारनाथ का पूरा परिसर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उसको भव्य केदार और दिव्य केदार के रूप में स्थापित करने का काम आज फिर से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव हुआ है, संपन्न हो रहा है, आज काफी आगे बढ़ गया है। बहुत सारा बड़ी खबर का रुख करेंगे पिथौरागढ़ से। बड़ी खबर मिल रही है, बैरीनाग क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा, कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। कार सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही हुई मौत। कार चालक हादसे में गंभीर रूप से घायल भी हुआ है और हादसे के कारणों की जांच में जुटी है पुलिस। राई आगरा राम मंदिर मोटर मार्ग के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कार सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है। हरिद्वार कुंभ क्षेत्र और आसपास के गंगा घाटों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर अहिंदू प्रवेश निषेध की बात की जा रही है तो वो किसी एक संस्थान तक सीमित नहीं है।
और कोई भी अहिंदू व्यक्ति कुंभ क्षेत्र और हर की पौड़ी में प्रवेश ना करे। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा, मां गंगा की धार्मिक अस्मिता और हर की पौड़ी की पवित्र व्यवस्था सर्वोपरि है। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि कुछ लोग भेष बदलकर क्षेत्र में प्रवेश कर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कह रहा हूं कि यदि हम अहिंदू का प्रवेश निषेध कराने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह किसी भी संस्थान का हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। किसी भी संस्थान का हो, किसी सरकारी महकमे का हो, कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश ना करे। मैं यह सबसे अपील करता हूं, क्योंकि हमारे लिए सनातन सर्वोपरि है, माँ गंगा की धार्मिक अस्मिता सर्वोपरि है, हमारे लिए हर की पौड़ी की व्यवस्था सर्वोपरि है। 1916 का जो म्युनिसिपल बायलॉ जो हमारी भावनाओं को आधार पर बनाया गया, वह संविधानिक जो हमारा अधिकार है वह सर्वोपरि है। मैं उसके लिए कह रहा हूं कि वहां पर कोई भी अहिंदू प्रवेश ना करे। मैं तो कहता हूं कि जिस प्रकार की कल घटना घटी कि हिंदू लड़के कुछ मुस्लिम कपड़े पहन करके उस क्षेत्र में प्रवेश कर गए, उन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास करा। मैं कहता हूं इस प्रकार की घटना, इस प्रकार की वातावरण भी खत्म हो जाएगा। वहां पर अहिंदू प्रवेश निषेध के बोर्ड लगे, वहां की व्यवस्थाएं बने, वहां पर कानून सजग हो, हमारी प्रशासन तंत्र सजग हो और उस क्षेत्र की पवित्रता शुचिता बनाए रखें। इसके लिए मैं सभी सनातनियों से, सभी से अपील। चमोली जिले के मानगांव की 24 वर्षीय धाविका भागीरथी बिष्ट ने कर्नाटक के मैंगलोर में आयोजित 85वें ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025-26 में हाफ मैराथन में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने ये दौड़ 1 घंटे 21 मिनट में पूरी की और देश भर के प्रतियोगियों में प्रथम स्थान भी हासिल किया। इसी प्रतियोगिता में पिथौरागढ़ की माया ने भी रजत पदक जीतकर उत्तराखंड का परचम लहराया है। बता दें कि भागीरथी को फ्लाइंग गर्ल कहा जाता है। इससे पहले भी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में शीर्ष स्थान ये प्राप्त कर चुकी हैं। साथ ही उनके कोच सुनील शर्मा ने उनकी रणनीति और धैर्य की भी सराहना की है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हर की पौड़ी समेत सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई नजर आई। ऐसे में हर हर गंगे हर हर महादेव के जयघोष के बीच श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर दान पुण्य भी किया। बता दें कि पवित्र स्नान करने श्रद्धालु देश के विभिन्न राज्यों से, जहां पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत दूर दराज से यात्री गंगा किनारे पहुंचे, हरिद्वार पहुंचे और मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति पर गंगा स्नान, सूर्य को जल अर्पण और खिचड़ी, तिल, गुड़ और गर्म वस्तुओं का दान विशेष फलदायी माना जाता है। मकर संक्रांति पर बागेश्वर में उत्तरायणी मेले का आगाज हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा, पूर्व सीएम हरीश रावत समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। उत्तरायणी मेले में दूर दराज से गांव से लोग शामिल होने के लिए भी बागेश्वर पहुंचे। बता दें कि मकर संक्रांति पर सरयू के पावन तट पर हजारों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। साल 1921 में इसी मेले ने इतिहास की दिशा बदली थी। ब्रिटिश शासन के दौरान जबरन श्रम यानी कूली बेगार प्रथा के खिलाफ पहाड़ के लोगों ने यहीं से आंदोलन की शुरुआत की थी। संचार के साधन न होने के दौर में भी उत्तरायणी ही जनसंवाद का सबसे बड़ा मंच था। आज के शुभ अवसर पर मैं आपके माध्यम से और आज ये बागनाथ के पवित्र धाम से मकर संक्रांति और उत्तरायणी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर
पवित्र धाम बागनाथ का ये महत्व है अपने आप में, जैसे कि कुली बेगार आंदोलन की बहियों को जला करके अंग्रेजों की गुलामी को छोड़ने का निर्णय लेना, ये बागनाथ की पवित्र भूमि से फूका हुआ वो बिगुल था जिससे भारत माता आजाद हुई। और वो आंदोलन आज हर वर्ष की तरह हम उस आंदोलन को भी याद करते हैं और अपने इस बागनाथ के पवित्र धाम से हर बार राजनीतिक दल के रूप में हम अपने घोषणा पत्रों के माध्यम से की जाने वाली योजनाओं का भी बखान। और मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मंच आसपास ही लगे हैं, वर्षों से कांग्रेस पार्टी ने आम गरीब भोली भाली जनता को ठगने का काम किया था और उसका परिणाम है कि आज सत्ता से किलोमीटरों दूर, कई किलोमीटर दूर आज कांग्रेस पार्टी कहीं तक नजर नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी को लगातार निरंतर देश और प्रदेश में अपना प्यार दे करके उत्तराखंड और देश की जनता लगातार विकास की धुरी को और मजबूत करने का काम करे। ये हमारी बहुत पवित्र धरती है। आज पवित्रतम दिन है, भगवान सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, तो सबको उत्तरायण की भी बहुत बधाई। हमारे कला, संस्कृति, परंपराओं, हमारी सारी विशेषताओं की जन्मस्थली ये भगवान बागनाथ की धरती है। और ये कुली बेगार रजिस्टर जलाने के खिलाफ के लिए जो आंदोलन चला था, ये उस आंदोलन की भी धरती है। तो मैं इस धरती से सारे उत्तराखंड वासियों को उत्तरायण की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और लोहड़ी के त्योहार की भी बहुत बधाई देता हूँ। संगठन में अभी संगठन सृजन का कार्यक्रम चला है और केंद्र के तमाम निर्देशों के साथ साथ राज्य में जो आवश्यक छोटे स्तर पर जो और मजबूती के साथ संगठन को चुस्त दुरुस्त करना है, हम उसका ध्यान रख रहे हैं। सब लोग, हमारे सभी नेता लोग, हम लोग सब मिलजुल कर इस काम में लगे हुए हैं और अगले आने वाले 1-2 महीने में हम संगठन को चुस्त दुरुस्त करके और चुनाव की ओर आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह ने जो सुखवंत सिंह की सुसाइड हुआ वो काठगोदाम थाने में हुआ आपको पता है, गोलापार में। और जिस एसएसपी का नाम उसने सुसाइड से पहले लिया है कि उसने प्रताड़ित किया, वो शामिल है, उसी एसएसपी के थाने में एफआईआर दर्ज होती है। कानून जानता है कि जहां अपराध होता है, जिस थाने में अपराध होता है, वही जो है एफआईआर होनी चाहिए। उधम सिंह ने एफआईआर करा के धामी ने साबित कर दिया कि धामी की और पुलिस की नियत में खोट है। देखिए, मेरे पास इस समय भाजपा कांग्रेस से मजबूत युवा संगठन है। तमाम युवा लाभप्रद हो रहे हैं और बहुत जल्दी 11,600 बूथों पर युवा बूथ अध्यक्ष मिलेंगे। आज तक हमारे संगठन जो था जमीनी स्तर पर मजबूत नहीं था। अब आपको बहुत सारे युवा आपको देखने को मिलेंगे। युवा समझ चुका है, युवा बेरोजगार है, युवा को नशे की लत लगाई गई, युवा को बर्बाद किया गया है। उसको उसकी संस्कृति, पहचान, भाषा, बोली, अधिकारों से वंचित किया गया है। और युवा मजबूती से इन राष्ट्रीय दलों से बदला लेने के लिए तैयार है। उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार भिंडार वैली क्षेत्र में लगी वनाग्नि के नियंत्रण के लिए गोविंद घाट रेंज के वन कर्मियों की टीम की कोशिश जारी है। अलकनंदा, पारा, एरा, प्रथम बीट में वन कर्मियों की 10 सदस्यीय टीम ने वन दरोगा और वन आरक्षी भी मौजूद हैं जो वनाग्नि प्रभावित इलाकों में आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग की प्रकृति को देखते हुए टीम की ओर से आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय संसाधनों और मिट्टी का भी उपयोग किया जा रहा है। मिट्टी डालकर आग को पूरी तरह दबा दिया गया ताकि वो ऊपर की ओर ना फैले। अगले साल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होगा जिसकी तैयारियां तेज हैं। राज्य की जनता 2027 में किसका साथ देगी यह तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन डबल इंजन सरकार के मुखिया जीत का दावा कर रहे हैं जिस पर विपक्ष का तंज भी लगातार जारी है। देवभूमि उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। खटीमा में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि तेज गति से विकास कार्य देख कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ गई है। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी यानी कि कांग्रेस भी ये मानने लगी है कि 2027 में बीजेपी की जीत होगी। उत्तराखंड से हो गई है। ये गंगा उत्तराखंड से निकलकर
पूरे देश में जाएगी, पूरे देश को लाभ देने का काम करेगी। ये साहसिक कार्य हमने किया है भाइयों बहनों। हमारे द्वारा जो ये साहसिक निर्णय लिए जा रहे हैं, फैसले लिए जा रहे हैं, और आज हर क्षेत्र में उत्तराखंड का नाम हो रहा है, देश में भी हो रहा है, दुनिया में भी हो रहा है। और हर एक उत्तराखंडी जो प्रवासी है, दुनिया के अंदर कहीं भी रहता है, देश के अंदर कहीं भी रहता है, अपने आप को गौरव से भरा हुआ मानता है, क्योंकि उसके पूर्वजों का राज्य उत्तराखंड आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस के लोगों की हमारे इन सब कामों के कारण से नींद उड़ी हुई है, उनको नींद नहीं आ रही है। अब कांग्रेस ये भी मान चुकी है कि देवभूमि उत्तराखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार वर्ष 2027 में भी हैट्रिक लगाने जा रही है। तीसरी बार उत्तराखंड की जनता हम सबको अपना आशीर्वाद देने जा रही है। मुख्यमंत्री ने ऐसा दावा क्यों किया? विपक्ष भी ये मानने लगा कि बीजेपी की जीत होगी, ये तो वही जानते होंगे। इन शब्दों से पहले उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी की सरकार में सभी क्षेत्रों में तेज गति के साथ विकास हो रहा है और विकास कार्यों को देख ही कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ चुकी है। जनसभा को बड़ी उपलब्धियों का जिक्र कर राज्यवासियों को भरोसा भी दिलाया गया कि जनहित के मुद्दों पर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। भाइयों बहनों, अब कांग्रेस और उसके सभी साथी जो अर्बन नक्सल गैंग और उनके सहयोगी अब हर एक छोटे छोटे मामले में अफवाह उड़ाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं, फैब्रिकेटेड न्यूज़ चलाते हैं, टूल किट बनाकर लोगों को भरमाने का काम करते हैं भाइयों बहनों। और हमारी सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र करने में पीछे नहीं रहते हैं, षड्यंत्र करने में जुट गए हैं। यही कारण है कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों कुछ आंदोलन हुए और उन आंदोलनों में कश्मीर और जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो अलगाववादी ताकतों द्वारा जो नारे लगाए जाते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग वो देवभूमि में भी नारे लगाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री के दावों पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने पलटवार किया। प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि अगर सीएम को ऐसा लगता है तो मुख्यमंत्री को सपनों से बाहर आने की जरूरत है, क्योंकि प्रदेश की जनता 2027 में बदलाव को लेकर तैयार है। इसके पीछे की वजह 2017 से अब तक विकास कार्य ना के बराबर होना है। उद्योग पहाड़ नहीं चढ़ रहा है, रोजगार के लिए युवा ठोकरें खा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगर ये कह रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने हार मान ली है, तो ये उनकी गलतफहमी है। उन्हें सपने से बाहर आना चाहिए और हकीकत देखनी चाहिए। और देश में इस समय बदलाव की बयार बह रही है। जनता का प्यार और दुलार कांग्रेस के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को मिल रहा है और जनता बदलाव का मन बना चुकी है, क्योंकि उनकी सरकार जनता के हित में कोई भी काम नहीं कर पाई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।